हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल को। सुमित सर अवेलेबल नहीं है तो उनकी जगह मैं आपके साथ ही डिस्कशन करने वाला हूं। आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक बधाइयां। आज जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम डिस्कस करने वाले हैं उनमें हम बात करेंगे प्रेसिडेंट के एड्रेस के बारे में, इंडोनेशियन गेस्ट की जो विजिट हुई है रिपब्लिक डे में उसके बारे में, और जो गवर्नर्स हैं क्या उनको जो स्टेट यूनिवर्सिटीज का चांसलर बना दिया जाता है, जो एक प्रोविजन भारत में है, वो कितना सही है, इसको लेकर क्या रिकमेंडेशंस हैं। तो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक तो आईआर का, एक सेंटर स्टेट रिलेशंस का, एक जो प्रेसिडेंट का एड्रेस है वहां भी फेडरलिज्म के ऊपर कुछ बात की गई है। तो इन चीजों को आज हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले आर्टिकल के साथ, जो बात करता है जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है उनकी इंडिया विजिट के बारे में। यानी जो उनके प्रेसिडेंट है प्राबोवो सुबियांतो, ये जो हमारे स्पेशल गेस्ट थे, इस बार चीफ गेस्ट थे, इनके बारे में। अब सबसे पहले ये सोचिए कि इंडोनेशिया लोकेटेड कहाँ है। आई होप आपको पता होगा इंडोनेशिया कहाँ लोकेटेड है। इंडोनेशिया की लोकेशन अगर आप देखें तो वो एक ऐसी जगह है जो उसको बहुत स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट जगह प्लेस करता है। यहाँ पर है स्टेट ऑफ मलक्का। तो स्टेट ऑफ मलक्का के पास होने की वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर इंडोनेशिया स्थित है, जहां से ग्लोबल ट्रेड और मूवमेंट ऑफ जो एक स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट के हिसाब से इंडोनेशिया बहुत इंपॉर्टेंटली प्लेस्ड है। इंडिया के आसपास देखो तो यहाँ अंडमान निकोबार है, ये उसके करीब है। तो इंडोनेशिया इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप अक्सर देखो तो भारत के साथ इंडोनेशिया के संबंध जिस लेवल पे होने चाहिए उस लेवल पे नहीं है। एक चीज और हमें याद रखनी होगी कि इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जो मेजॉरिटी मुस्लिम है और उनके साथ हमारे एक कल्चरल रिलेशन है, क्योंकि ये पूरा इलाका पहले प्राइमरली हिंदुइज्म या बुद्धिज्म को फॉलो किया करता था। तो एक हिस्टोरिकल कल्चरल प्ले भी इनके साथ हमारा एक रिलेशनशिप का देखने को मिलता है। तो क्या अभी इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट इनकी विजिट ये दिखाती है कि भारत अब दोबारा तैयार है इंडोनेशिया के साथ संबंधों को डेवलप करने के लिए। इस पूरे आर्टिकल में इसी बात के ऊपर बात की गई है। सबसे पहले याद रखें इंडोनेशिया की लोकेशन स्टेट ऑफ मलक्का के पास, इंडोनेशिया की लोकेशन इंडियन ओशन में जहां पर है, और जो हमारा इंडो पैसिफिक विजन है, इंडो पैसिफिक में हम कहते हैं कि आसियान बड़ा रोल प्ले करेगा। आसियान क्या है? आसियान 10 देशों का एक गुट है जिसमें ये पूरे के पूरे सेंट्रल साउथ ईस्ट एशिया के सारे देश आते हैं। इनमें भी अगर आप देखें तो इंडोनेशिया सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन पे स्थित है। इसलिए हमारी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के लिए भी इंडोनेशिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर हम इस आर्टिकल को देखें तो जहां ऑथर ने बात की है कि कैसे अभी जो प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो की विजिट इंडिया में हुई है, इसकी वजह से भारत और इंडोनेशिया के संबंध और डेवलप होंगे। अब हमें याद एक चीज और होनी चाहिए, अभी जो प्रेसिडेंट हैं प्राबोवो सुबियांतो, इनसे पहले कौन प्रेसिडेंट थे? इनसे पहले 2 टर्म रहा था जोको विदोदो का। नाम थोड़ा सा मुश्किल है याद रखना, पर याद रखिए बस इतना कि इनसे पहले जो राष्ट्रपति थे इनके जोको विदोदो, इनका 2 टर्म था। और जैसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के भी 2 टर्म हो चुके हैं, तीसरा टर्म चल रहा है। तो पिछले 2 टर्म्स में दोनों ही विदोदो और प्राइम मिनिस्टर मोदी आपस में इन लोगों ने कोशिश की कि इंडोनेशिया और भारत के संबंध डेवलप हो, और इसके लिए कई कदम उठाए गए। जैसे हम ऑलरेडी यहाँ पर सबांग पोर्ट उसके ऊपर डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, और एक अंडमान प्रोजेक्ट उसके ऊपर काम किया जा रहा है ताकि भारत और इंडोनेशिया के बीच में डेवलपमेंट हो सके, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस डेवलप हो सके। यहाँ तक कि ब्रह्मोस को बेचने की बात चल रही थी, डिफेंस पार्टनरशिप डेवलप करने की बात चल रही है। तो हालांकि जोको विदोदो के टाइम में जितनी कोशिश की जा रही थी उस लेवल पे नतीजा नहीं निकल पाया। हमारे रिलेशंस जिस लेवल पे आ सकते उस लेवल पे नहीं बन पाए। लेकिन अब मौका है कि जो इनके नए राष्ट्रपति हैं सुबियांतो, इनके साथ हम रिश्तों को और गहराई तक लेके जाए, ज़्यादा डेप्थ और ज़्यादा डाइवर्सिटी तक लेके चले जाएं। तो अगर आप इन भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को देखें तो जैसे हमने पता चला कि स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, एक बड़ी पॉपुलेशन है, ट्रेड के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट मार्केट है, और अभी इंडोनेशिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर इकोनॉमिकली। इनका एक मेजर ट्रेड पार्टनर है चाइना, और इसीलिए इनकी डिपेंडेंस चाइना के ऊपर है। इसीलिए जबकि चाइना और इनके बीच में भी विवाद है इकोनॉमिक जोन को लेकर, यहाँ जो 9 डैश लाइन चाइना क्लेम करता है कि पूरा ये इलाका समुद्र वाला उन्हीं का है, तो वहाँ डिस्प्यूट इंडोनेशिया और चाइना के बीच में भी है, लेकिन फिर भी ये चाइना पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। इसलिए एक मौका है जहाँ भारत इंडोनेशिया के साथ और कोलैबोरेट कर सकता है। तो अगर हम बात करें रिसेंट टाइम्स में जहाँ एक अच्छा हमें स्टेप देखने को मिला वो था G20, जहाँ G20 में दोनों की प्रेसिडेंटशिप थी एक के बाद एक। तो उसने भी रिश्तों को थोड़ा बेहतर बनाने में कोशिश की, और अब समय आ चुका है कि कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी और सुबियांतो के बीच में पर्सनल रिलेशंस को भी डेवलप किया जा सके। जैसे बाकी देशों में आजकल दिख रहा है कि लीडर टू लीडर कोलैबोरेशन पर भी काम हो रही है।
तो मोदी जोकोवी डायनामिक जो अचीव नहीं कर सका, शायद अब वो प्राबोवो के टाइम में अचीव किया जा सकेगा। तो मोदी प्राबोवो रिलेशनशिप शायद उस लेवल पे डेवलप हो जाएगी। इसी के तहत इनका चीफ गेस्ट बनना एक इंपॉर्टेंट संदेश देता है कि यहाँ पर हमारे पास एक मौका है। इंडोनेशिया ब्रिक्स का भी मेंबर बन चुका है। इंडोनेशिया के साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इंडोनेशिया को जो रिक्वायरमेंट है एज एन अल्टरनेटिव टू चाइना, उन्हें एक बैलेंसर चाहिए जिसका रोल इंडिया प्ले कर सकता है। लेकिन लिमिटेशन है इंडोनेशिया के पास, दे कैन नॉट गो बियॉन्ड चाइना आफ्टर अ पॉइंट। तो अभी तक जो हमने समझा उसमें हमने देखा भाई इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन कहाँ पर है। ठीक, कोई 2 प्रोजेक्ट जो इंडिया ने स्टार्ट किए हैं, हमने देखा इंडोनेशिया ब्रिक्स का मेंबर बन गया है। अब इंडोनेशिया चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, नहीं चाइना को बैलेंस करने के लिए कोई चाहिए, तो वहां पर इंडिया के लिए स्कोप बनता है कि इंडिया वो पार्टनर का रोल प्ले कर सकता है। लेकिन रियलिटी ये है कि इतने ज्यादा समय तक, इतने ज्यादा लेवल पर इंडोनेशिया के साथ इकोनॉमिकली इनके ऊपर डिपेंडेंट है और इवन स्ट्रेटेजिकली भी कुछ हद तक डिपेंडेंट हो गया कि अभी तक प्राबोवो 2 विजिट चाइना की कर चुके हैं, एक जब राष्ट्रपति इलेक्ट हुए थे तब, और दूसरा राष्ट्रपति बनने के बाद। वो दिखाता है कि कितना ज्यादा ये चाइना के साथ डिपेंडेंट है। तो चाइना के साथ बढ़ती नजदीकियां नई नहीं है, हमेशा से। और ये पूरा रीजन जो है इसे ही इंडो चाइना कहते थे। ये पूरा साउथ ईस्ट एशिया से इंडो चाइना कहा जाता था क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में ही सारे के सारे आइलैंड्स हैं। तो यहां पर अब हमें जरूरत है कि हम उन एरियाज को आइडेंटिफाई करें जहां पर हम इंडोनेशिया के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक को लेकर भारत का क्लियर आइडिया है दैट इंडिया बिलीव्स इन फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, जहां पर व्यापार मुफ्त हो सके, जहां कोई शिप्स को रोके ना, वो बिल्कुल ओपन टू ऑल रहे, कोई दिक्कतें वहां ना हो, एक सेफ सिक्योर जोन हो जहां सी पायरेसी ना हो और कोई दिक्कतें क्रिएट ना हो। इंडोनेशिया पहले हालांकि इंडो पैसिफिक को लेकर उतना खुल के सामने नहीं आया था क्योंकि उसको लगता था कि अगर वैसा कुछ करेगा तो चाइना से दबाव आ सकता है। लेकिन आसियान ने भी, जब आसियान का पार्ट है इंडोनेशिया, आसियान में 10 देश हैं। कौन कौन से देश हैं आसियान में? आसियान में 10 देश कौन कौन से हैं? कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस एंड ब्रूनेई। ये 10 कंट्रीज है। 5 जो थोड़ी गरीब वाली है, 5 जो आइलैंड वाली और थोड़ी ज़्यादा बेहतर इकोनॉमिकली डेवलप्ड है। तो जब आसियान ने भी फोकस इंडो पैसिफिक पे किया तो यहां पर मौका आया है जहां इंडिया ने कोशिश की कि आसियान का जो इंडो पैसिफिक विजन है, आसियान आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक, और भारत का जो इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव है, जहां भारत सागर इनिशिएटिव, जिसमें अंदर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन पर इंडिया फोकस कर रहा है, यहां पर ट्रेड और ब्लू इकोनॉमी के ऊपर फोकस कर रहा है इंडिया, सेफ्टी सिक्योरिटी के ऊपर फोकस कर रहा है, वहां पर कोलैबोरेट कर सके। तो जैसे जैसे हम आसियान के साथ कोलैबोरेशन बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारे पास इंडोनेशिया के साथ भी कोलैबोरेशन बढ़ाने का मौका मिल रहा है। तो आसियान के इंडो पैसिफिक आउटलुक के साथ इंडिया का सागर इनिशिएटिव, इंडिया का इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव मैच करता है। प्लस इंडोनेशिया भी मैरीटाइम पिलर को अपना स्ट्रांग करना चाहता है, यानी ब्लू इकोनॉमी के ऊपर फोकस, चीज़ों को डेवलप करने के ऊपर फोकस। तो वहाँ ऑलरेडी इंडिया प्रेजेंट है, जैसे आसियान प्लस पॉलिसी जो है, जिसके अंदर ईस्ट एशिया समिट की बात करें, या फिर इंडिया का जो इनिशिएटिव है IORA, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, इनके अंदर भी लगातार और हम डेवलप कर रहे हैं। जब देखो, एक और रियलिटी है कि जहां इंडिया बायलैटरली डेवलप नहीं कर पाता चीज़ों को, वहां इंडिया कोशिश कर सकता है कि हमेशा मल्टीलैटरल एंगेजमेंट करें। जैसे इंडोनेशिया को भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, अब ज़रूरत भारत को भी है, लेकिन भारत के पास कुछ एरियाज में एक्सपर्टीज़ है। तो भारत क्या उस एक्सपर्टीज़ को लेकर किसी थर्ड पार्टी के साथ कोलैबोरेट कर इंडोनेशिया में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, जैसे इंडिया श्रीलंका में करता है या बांग्लादेश में करता है। ठीक उसी तरह हमने ट्राइलेटरल कोऑपरेशन डेवलप करने की कोशिश की है इंडोनेशिया के साथ। इस ट्राइलेटरल कोऑपरेशन में जो नाम आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले, वो है कैसे भारत कोशिश कर रहा है विद ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये एक ट्राइलेटरल पार्टनरशिप बनाने की कोशिश की गई है। तो इससे होगा क्या कि भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर भी यहाँ काम कर सकता है, खासतौर पर सप्लाई चेन के इलाके में, इन्वेस्टमेंट के इलाके में, जिससे ये ऑल डेवलपमेंट हो सके। हालांकि इस ट्राइलेटरल पार्टनरशिप में ज़्यादा ग्रोथ पहले हुई नहीं, पर अब संभावना है। हम जैसे आसियान +1, ईस्ट एशियन समिट, आसियान रीजनल फोरम में मेंबर रहे हैं, तो यहाँ मौका है कि ऐसे बॉडीज़ का भी, आसियान खैर +1 में तो नहीं, पर ईस्ट एशिया समिट और आसियान रीजनल फोरम के हम मेंबर हैं। यहाँ पर ईस्ट एशिया समिट में 18 मेंबर्स आते हैं, रीजनल फोरम में और नंबर्स बढ़ जाते हैं। तो वहाँ भारत के पास मौका है कि इन इंस्टीट्यूशंस का भी फायदा उठा के भारत कोलैबोरेट कर सकता है। भारत, इंडोनेशिया, जापान, जहां जापान काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडोनेशिया में कर रहा है, तो इंडिया, जापान, इंडोनेशिया एक और ट्राइलेटरल पार्टनरशिप है जिसको इंडिया यूज़ कर सकता है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया जैसे की ट्राइलेटरल पार्टनरशिप को और डेवलप किया जा सकता है। आसियान ईस्ट एशिया समिट या फिर आसियान रीजनल फोरम के थ्रू
और ज़्यादा कॉमनैलिटी बिल्ड की जा सकती है। हमारे साथ कुछ डिफरेंसेस भी हैं इंडोनेशिया के, जैसे म्यांमार पे उनका व्यू दूसरा है हम हमारे मुकाबले जो हम देखते हैं, लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम ऑफ जो थ्रेट उनको भी रिसीव होता है सिक्योरिटी को लेकर, तो वहाँ हम कोलैबोरेट कर सकते हैं। और इवेंचुअली भारत कोशिश कर सकता है कि इंडिया इंडोनेशिया को जैसे बिम्स्टेक में इनवाइट कर सकता है, ताकि वहाँ पर एक कॉमनैलिटी बने। ऑलरेडी जो मेकॉन्ग गंगा इनिशिएटिव है वहाँ पर भी हम इनवाइट कर सकते हैं इंडोनेशिया को। तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो भारत जिसमें प्रायोरिटी ले रहा है, जिन पे भारत लीड कर रहा है, उनके एक्सपेंशन में उसको इंडोनेशिया को उसमें ऐड करने में और ट्रेड के ऊपर और ज़रा डेवलप करने में फोकस हो सकता है, भारत और इंडोनेशिया के संबंध और डेवलप हो पाए। तो प्रभु की विजिट जो है, इससे पहले जो इशिबा है वो आए थे जकार्ता, जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इस तरह आपको दिख रहा है वहाँ उन्होंने इनको काफ़ी सारी ऑफिशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने की बात की, डिफेंस रिलेशंस ग्रो करने की बात की। तो वो एस्पेक्ट भी यहाँ दिखता है कि कैसे इंडिया जापान इंडोनेशिया के संबंध डेवलप हो सकते हैं और एक ट्रायलैटरल पार्टनरशिप यहाँ भी स्टार्ट हो सकती है। तो जो हमने अभी तक इस आर्टिकल में देखा कि कैसे भारत एक तो बायलैटरल रिलेशंस को डेवलप कर सकता है। बायलैटरल कैसे डेवलप कर सकता है? सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट, सिक्योरिटी में आप ब्रह्मोस पे बात कर सकते हो, एयर डिफेंस सिस्टम पे बात कर सकते हो, मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर बात कर सकते हो, काउंटर टेररिज्म के ऊपर बात करते हो। स्ट्रेटेजिक जहां इंडिया चाइना का अल्टरनेटिव बन सकता है, इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पार्टनरशिप बिल्ड कर सकता है और इस पूरे रीजन में इंडो पैसिफिक रीजन को सिक्योर करने में काम कर सकता है। फिर मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस की बात करो तो यहाँ पर क्या क्या नाम लिया मैंने आपका, मैंने बोला आपको ये ब्रिक्स के भी मेंबर हैं, G20 की प्रेसिडेंटशिप में भी हमने हमारे बीच में कॉमनैलिटी डेवलप हुई। तो उसी प्रकार से हो सकता है मेकॉन्ग गंगा इनिशिएटिव जो है, मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन और ब्रिम्स्टेक, यहाँ पर हम फोकस कर सकते हैं। जब हम ट्राइलेटरल इनिशिएटिव्स की बात करें तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया, इंडिया जापान इंडोनेशिया, इन लेवल्स पर भी हम कोलेब्रेशन को और पुश कर सकते हैं, ताकि यहाँ पर भारत और इंडोनेशिया के संबंधों में एक नया एरा स्टार्ट हो जाए। अगर हम ट्रेडिशनल संबंधों की बात करें तो ऑलरेडी हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, इवन इस्लाम, इन तीनों रिलीजन के ऊपर हम कोलेब्रेशन कर सकते हैं, टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट डेवलप कर सकते हैं, बिजनेस टू बिजनेस कोलेब्रेशन बढ़ा सकते हैं और एक रॉबस्ट इंडिया और इंडोनेशिया की पार्टनरशिप को डेवलप कर सकते हैं और इंडो पैसिफिक के बियॉन्ड जाकर भी इसको और ज़्यादा हम स्ट्रांगली डेवलप कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी इंडिया और इंडोनेशिया के टाइज के बारे में। आई होप आपको चीज़ें कुछ यूजफुल दिख गई होंगी। अब अगले आर्टिकल पे आते हैं, जहाँ इस रिपब्लिक डे, हर रिपब्लिक डे की तरह जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने एड्रेस टू द नेशन दिया। यहाँ पर उन्होंने क्या बात की? उन्होंने एक ऐसे टर्म की बात की जो सेंटर स्टेट रिलेशंस को डिफाइन करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, जब भी प्रेसिडेंट कुछ बोलती हैं तो वो एक एक शब्द इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस बार जो एड्रेस ऑफ नेशन में उन्होंने बोला कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। लिविंग डॉक्यूमेंट कैसे है? क्योंकि ये जितने इंडिया के सदियों पुराने जो सिविक वर्च्यूज हैं उसको भी लेके चलता है, समय के साथ अडेप्ट भी करता है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं जो लिख के दे दिया गया और वहीं पर खत्म हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन हर समय के साथ डेवलप होता रहता है, हमारी नई नई सोशो इकोनॉमिक रियलिटीज को समझ के डेवलप होता है। जो हमारी प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला कि कैसे B.R. अम्बेडकर को भी उन्होंने ट्रिब्यूट पे किया कि उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी को चेयर किया था और बाकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स है जिनकी वजह से संविधान बना और संविधान अडेप्ट हुआ, उन सबको इन्होंने श्रद्धांजलि दी। पर याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है ये आपको क्लियर रहे कि इवॉल्व भी होता है और हमारे इतिहास को भी साथ लेकर चलता है। और इंडिया की जर्नी जो रही है एज अ मॉडर्न रिपब्लिक, उसमें प्रेसिडेंट ने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, वो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। अब आपको ये करना है कि मुझे बताना है आर्टिकल कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल जस्टिस की बात करता है, लिबर्टी की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है, फ्रेटर्निटी की बात करता है। जो बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्या आप मुझे अभी मैं आपसे पूछूं कि मुझे प्रियम्बल सुनाओ भाई, तो क्या आप मुझे प्रियम्बल पूरा का पूरा सुना सकते हैं? क्या आपको फंडामेंटल राइट्स के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जहां पर इन चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया है वो कौन से आर्टिकल्स हैं, आप मुझे बता सकते हैं? ये आपको मुझे बताना होगा, कमेंट सेक्शन में बताओ, या फिर अगर आपको नहीं याद आ रहे तो एक बार पॉलिटी रिवाइज जरूर करो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हालांकि इन्होंने इस प्रेसिडेंट ने इस जो अपनी स्पीच में ये भी बोला कि कैसे एक समय में जब भारत आज़ाद हुआ तो सवाल उठ रहे थे कि भारत का क्या होगा, भारत बहुत ज़्यादा डाइवर्स है और भारत की संगठित रहने की संभावना बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद भारत सर्वाइव भी करता है और बहुत शानदार तरीके से सर्वाइव करता है, करोड़ों लोगों को गरीबी से भी निकालता है। प्रेसिडेंट ने हाईलाइट किया कैसे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस टाइम में थी वो कितनी डाइवर्स थी, कि जब दुनिया में वुमेन को वोटिंग राइट्स देना दूर की बात थी, वुमेन को रिप्रेजेंटेशन देना दूसरी बात थी, वहां पर इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी 15 वुमेन मेंबर्स हुआ करती थी। तो जो ये एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में भी बाहर की चीज़ थी, वहां भी इंडिया ने उस टाइम में वुमेन इक्वालिटी को फोकस पे रखा था।
तो वो दिखाता है कि भारत को जब शेप किया गया एज ए नेशन तो वहाँ जेंडर इक्वालिटी, समाज के अलग अलग तबके को रिप्रेजेंटेशन देने का काम भी किया गया। हालांकि उन्होंने ये भी बोला कि 75 साल हो गए हैं, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है, एक नए विजन की बात की जहाँ जो कॉलोनियल एरा के लॉज हैं उनको बदला जा रहा है, नए जैसे भारतीय न्याय संहिता लागू हुई, तो इन तरह की चीज़ों का उन्होंने स्वागत भी किया। और उन्होंने बोला कि समय आ चुका है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर फोकस करें, या फिर एक साथ इलेक्शन, साइमल्टेनियस इलेक्शंस के ऊपर बात की है उन्होंने इसमें। और जो ड्राफ्ट बिल है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, वो भी जॉइंट कमेटी के अंदर रिव्यू के अंदर है। लेकिन ये बोलकर राष्ट्रपति जी ने थोड़ा जो इसको स्टेटमेंट दी, उसके हिसाब से लगता है कि थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल ये एस्पेक्ट है, क्योंकि कई सारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो इसका विरोध कर रही हैं। कईयों का कहना है कि इससे जो प्रेसिडेंट है उनका कहना था कि अगर ऐसा कुछ आता है तो उससे गवर्नेंस में कंसिस्टेंसी आएगी, पॉलिसी पैरालिसिस जो हो जाता है इलेक्शन के टाइम में वो खत्म होगा, रिसोर्स का डाइवर्जन जो होता है वो खत्म होगा, फाइनेंशियल बर्डन घटेगा। देखिए, इलेक्शन जो अलग अलग टाइम में अलग अलग राज्यों में होते हैं, उससे क्या होता है, जब अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय में इलेक्शंस होते हैं तो एक जब दिन भर ना, हर दिन भर, सॉरी मैं कह रहा हूँ दिन भर, जब भी हम देखें तो दुनिया भर में या इंडिया में इलेक्शन राज्यों में चलते ही रहते हैं। उस इलेक्शन चलने की वजह से आपकी एक ब्यूरोक्रेसी है जो अक्सर उन चीज़ों में इन्वॉल्व होती रहती है हमेशा। दे नेवर गेट टाइम टू डू दे वर्क प्रॉपरली। जो इलेक्शन ड्यूटी पे तो ऑफिशियल्स ही लगते हैं, ब्यूरोक्रेट्स लगते हैं, जिनका काम प्राइमरली कुछ और है, इलेक्शन के टाइम में वहां लगे रहते हैं। संसाधन, रिसोर्स हमेशा उसके ऊपर मूव होता रहता है, एक बार में चीज़ें खत्म नहीं होती, और पॉलिसी पैरालिसिस छाया रहता है कि भाई दोबारा इलेक्शन होंगे या फिर ये होगा फिर वो होगा। तो उन सभी चीज़ों को रिजॉल्व करने का तरीका, आप एक बार इलेक्शन करवाओ ताकि जो आपकी पूरी की पूरी एग्जीक्यूटिव है, ब्यूरोक्रेसी है, वो डेवलपमेंटल काम के ऊपर फोकस कर पाए, एक स्टेबिलिटी आ पाए। लेकिन इसका क्रिटिसिज्म ये आता है कि भाई अगर ऐसा होगा तो स्टेट गवर्नमेंट्स की जो मुद्दे हैं, स्टेट इलेक्शंस के जो मुद्दे हैं वो डाइवर्ट हो सकते हैं। अपोजिशन पार्टीज को लग रहा है कि नहीं, ये ऐसा कुछ होता है तो ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जाएगा, और वन नेशन वन इलेक्शन का एजेंडा जो है वो शायद स्टेट गवर्नमेंट्स के पक्ष में नहीं है, और कई उन्होंने उसका विरोध भी किया। और हालांकि पहले इंडिया में एक टाइम में हुआ भी था, लेकिन प्रैक्टिकलिटी इसकी क्या है, इसके ऊपर सवाल उठते हैं। हालांकि इससे पैसे बचेंगे, पर क्या डेमोक्रेटिक राइट्स के खिलाफ जाता है, ये एक बड़ा मुद्दा है। आपको मुझे बताना है सेंटर स्टेट रिलेशंस में कौन सा आर्टिकल है जो बात करता है इन चीजों की। हम अगर ब्रॉडली भी फोकस करें तो इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया का एक की एस्पेक्ट है, जिसके हिसाब से इंडिया एक परफेक्ट यूनियन बना पाया है, तो हमें उसका ध्यान भी रखना चाहिए। तो ये था ये आर्टिकल। अब आते हैं तीसरे आर्टिकल की तरफ, जहां बात की जाती है गवर्नर्स एज चांसलर्स ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज। क्या इसमें दिक्कत है, क्या फेडरल स्ट्रक्चर की दिक्कत है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, गवर्नर्स को जब हम देखें तो गवर्नर्स क्या स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर्स बन सकते हैं? बिल्कुल, और बनते ही हैं। जो गवर्नर्स होते हैं वो एक तरह से चांसलर्स होते हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज के, तो वो वाइस चांसलर अपॉइंट करने में एक बड़ा रोल निभाते हैं। ये क्या है और क्यों ये सिस्टम आया, और क्या क्या इसमें दिक्कतें हैं, क्या खामियां हैं, क्या अलग अलग प्रपोजल्स इसके खिलाफ या उसके सपोर्ट में, उसकी बात इस आर्टिकल में हो रही है। सबसे पहले, इंडिया में गवर्नर चांसलर होते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी के। ये एक कॉलोनियल प्रैक्टिस है, अंग्रेजों के टाइम से चली आ रही है। वैसे कहा यह जाता है कि जब चांसलर बनते हैं तो इससे कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो, इसके लिए कि कोई पॉलिटिकल व्यक्ति चांसलर ना बन के गवर्नर इसके चांसलर बनते हैं। लेकिन असल में इसके ओरिजिन पे जाएं तो ये शुरू तब होता है जब ब्रिटिशर पीरियड में जो स्टेट यूनिवर्सिटीज बनाई गई थी उनमें कोशिश की गई थी जो गवर्नर अपॉइंट करती है ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनके ही गवर्नेंस इसको लीड करें, ताकि जो यूनिवर्सिटी है वो ज़रा ऑटोनमस ना हो जाए, अपने निर्णय ना ला सके। गवर्नर उनके चांसलर होंगे तो वो सब कुछ डिक्टेट कर पाएंगे। और भारत जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद से ये सिस्टम प्रावधान चालू रहा। हालांकि भारत जब आज़ाद हुआ तो सेंटर और स्टेट में एक ही गवर्नमेंट रहा करती थी, इसलिए गवर्नर का पद जो था वो मुख्य रूप से केवल सिंबॉलिक रहा, क्योंकि मेजरली सभी स्टेट गवर्नमेंट्स में कांग्रेस की सरकार, सेंटर में कांग्रेस की सरकार, तो चीफ मिनिस्टर्स का ही बोलबाला था, वो अपने हिसाब से स्टेट यूनिवर्सिटीज में भी चीज़ें प्रावधान फॉलो कर सकते थे। लेकिन गवर्नर एज अ चांसलर का मॉडल जो था वो ब्रिटिश पीरियड का था, और इसका नतीजा में तब देखने को मिला जब 1967 के बाद भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें चुन के आने लग गई जो केंद्र से अलग हुआ करती थी। और फिर वहां पर गवर्नर्स ने और उनके ऑफिस ने यूज करना स्टार्ट किया उनकी पोजीशन का एज अ पॉलिटिकल टूल, कि वो यूनिवर्सिटी की फंक्शनिंग में इंटरफेयर करने लग गए कि कौन लोग जो एडमिनिस्ट्रेटर पैनल है उसमें आएंगे, अपॉइंटमेंट्स कैसी होंगी। तो इसी चक्कर में देखा जाने लग गया जो गवर्नर का जो हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी को जो पावर्स दी गई वाइस चांसलर अपॉइंट करने की, मेंबर अपॉइंट करने की, उसका दुरुपयोग फिर वहाँ या उसका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हुआ वहाँ पर स्टार्ट हुआ। तो जो पहले सिंबॉलिक होना चाहिए था वो असल में चेंज हो गया। और ये जो चीज़ें हैं ये एक लेगेसी है जो हमें मिली है अंग्रेजों से, और आज़ादी के समय भी और उसके बाद भी इस पर ज़्यादा फोकस नहीं रहा, क्योंकि इनिशियली एक ही सरकार सब जगह चला करती थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि लगातार इसका इस्तेमाल
एज ए टूल किया जा रहा है। वो लगातार, जो उम्मीद थी कि गवर्नर न्यूट्रल रहेंगे, लेकिन वो न्यूट्रल रह नहीं रहे, और लगातार कोशिश ये भी थी कि गवर्नर्स के ऑफिस की खास बात ये होगी यहाँ पर जो जैसे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के कोई बड़े लोग हैं या जुडिशियल ऐसे लोगों को अपॉइंट किया जाएगा या ब्यूरोक्रेट्स। पर हुआ क्या, गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट मैक्सिमम पॉलिटिकल होता चला गया, और जो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट लीडर हैं, अगर वो इलेक्शन हार गए हैं वो, या फिर एज ए रिटायरमेंट बेनिफिट कई लोगों को गवर्नर बनाया जाता है, तो इसका मतलब क्लियर था कि गवर्नर ऑफिस का पॉलिटिसाइजेशन हो रहा था, और वहीं से बाकी चीज़ें जितनी थी वो सब पॉलिटिसाइज होनी स्टार्ट हो रही थी। तो बार बार कोशिश की कि भाई इसके बाद हम यूनिवर्सिटी लॉज को अमेंड करेंगे, चांसलर क्या क्या दिक्कतें क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि वो अक्सर जो अपोजिशन के स्टेट होते थे वहाँ चीज़ें वो डिले कर देते थे, टाइमली उसको पास नहीं होने देते थे। तो इन चीज़ों को चेंज करने के लिए लॉज पास हुए, अमेंडमेंट की गई, लेकिन अक्सर कई राज्य से सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो ये आज की बात नहीं है, बहुत पहले से कई सारी ऐसी कमीशन थे जिन्होंने इसके खिलाफ बातें की हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहली जो एआरसी थी 1977 की, उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि गवर्नर का ऑफिस कैसे पॉलिटिसाइज होता जा रहा है और जो हारे हुए नेता हैं उनके लिए अपॉइंटमेंट का गढ़ बनता जा रहा है। सरकारी कमीशन ने भी यही कहा कि 60% से ज़्यादा जो गवर्नर्स हैं वो एक्टिव पॉलिटिशियन हुआ करते हैं, और कुछ जो है जस्ट अपॉइंट बन जाते हैं, जिसके बाद उनकी क्वालिटी गिरती जा रही है गवर्नर ऑफिस की। और नेहरू एरा के बाद लगातार इसमें एक क्वालिटी में कमी देखी जा रही है। इवन रिसेंट टाइम में जाए तो अशोक पंकज स्टडी जो हुई, लगभग 65 साल की स्टडी जो है, उसमें बोला गया कि 52% जो अभी तक गवर्नर अपॉइंट हुए हैं वो सारे पॉलिटिशियन थे, 25% 26% रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, और केवल 22% एकेडमिशियन या जुडिशरी या आर्म फोर्सेस से चुने गए, जिसकी हमें उम्मीद थी कि बड़े एकेडमिशियंस को चुना जाएगा, ऐसे लोगों को चुना जाएगा जो अपने क्षेत्र में बहुत महारत हासिल रखते हो, ताकि यूनिवर्सिटीज़ को वो सही दिशा और सही तरीके से वर्कआउट करने में हेल्प कर सके। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि धीरे धीरे गवर्नर्स का ऑफिस जो उसकी पॉलिटिकल लॉयल्टी, ऑफिस की क्रेडिबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रही है, कि उनका फोकस पॉलिटिकल लॉयल्टी के ऊपर है, ना कि जो इंस्टीट्यूशन है उसको ढंग से सपोर्ट करने के मामले में। अब देखो, जब गवर्नर के रोल की बात करते हैं तो उनके पास दो रोल होते हैं। एक, इनकी ऐसी पावर है जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर यूज कर सकते हैं। एक, कुछ इनके पास डिस्क्रिशनरी पावर्स आती हैं, और जब ये स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर होते हैं तो ये अपने डिस्क्रिशन पर काम करते हैं, यानी अपने विवेक के हिसाब से काम कर सकते हैं। तो इनके विवेक के हिसाब से ये काम करेंगे। तो इस केस में क्या होगा, ये जो मिनिस्ट्रीज की एडवाइस है स्टेट गवर्नमेंट्स की, उसको उस पर नहीं मानकर या उसको स्लो डाउन कर सकते हैं। कैसे वाइस चांसलर अपॉइंट होगा, क्या मेंबर कौन सी यूनिवर्सिटी बॉडी में अपॉइंट होंगे। तो खास तौर पे जो ऐसा स्टेट गवर्नमेंट है जहाँ एक अपोजिशन रूल कर रही है, तो वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही प्रावधान या दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं स्टेट गवर्नर के हस्तक्षेप की वजह से। अब एक चीज़ समझनी होगी कि ऐसा ही कुछ तो प्रेसिडेंट के साथ भी है। गवर्नर का रोल स्टेट यूनिवर्सिटी में होता है, प्रेसिडेंट का रोल विजिटर होता है प्रेसिडेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी के। तो दोनों में क्यों इतना डिफरेंस है, क्यों प्रेसिडेंट के केस में इतना विवाद नहीं सुनते? तो इसके पीछे एक बेसिक डिफरेंस है कि प्रेसिडेंट हमेशा सेंटर के साथ एक बेहतर रिलेशनशिप बना के रखती हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ, और जो वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट है उसके थ्रू काम करती है। जो मेंबर्स की अपॉइंटमेंट होती है यूनिवर्सिटी की बॉडी में, और जो भी ऐसे स्टैच्यू होते हैं जो कि यूनिवर्सिटी लॉ के अंतर्गत होने वाले होते हैं, इन सब को जो भी डेलीगेट्स के साथ लेजिस्लेशन हुआ, जो भी ऑर्डिनेंस पास होना है, जो भी रेगुलेशन पास होना है, ये सब पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है कि भाई क्या हुआ, क्या चेंजेस हुए यूनिवर्सिटी लॉ के अंदर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर कोई भी है तो बदलावों के बारे में, हर चीज़ के बारे में उसको पार्लियामेंट में टेबल किया जाता है। लेकिन ऐसा कोई प्रावधान गवर्नर के केस में नहीं। यानी प्रेसिडेंट के साथ जो भी कंसल्टेशन होती है, जो भी चेंजेस बदलाव किए जाते हैं लॉज में, वो पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है। लेकिन गवर्नर जब ऐसे कार्य करते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी के केस में, तो उन चीज़ों को मैंडेटरी नहीं है कि आप जो भी लेजिस्लेशन में बदलाव किया गया या चेंजेस किए गए ऑर्डिनेंसेस में, उसको लेजिस्लेचर के सामने रखा जाए। तो इससे होता यह है कि एक तरह से गवर्नर के पास ये अतिरिक्त पावर है कि वो जो बदलाव कर भी रहे हैं, वो एक तो विधानसभा में नहीं जाएगा, डिस्कशन नहीं होगी उस तरह से, तो वो उतना ज़्यादा पब्लिक भी नहीं होगा और वो उतना सेंटर ऑफ फोकस पे भी नहीं आएगा। जबकि प्रेसिडेंट का खुद का ऑफिस इतना बड़ा है और ये चीज़ें पार्लियामेंट में जाती है तो और गहन डिबेट का मुद्दा बनता है। इसलिए अक्सर प्रेसिडेंट और गवर्नर के बीच में डिफरेंस है कि हम स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में बहुत विवाद देखते हैं गवर्नर के साथ, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ऐसा विवाद प्रेसिडेंट के साथ देखने को नहीं मिलता। तो गवर्नर को एज चांसलर बनाने की जो विधि हमने अंग्रेजों से सीखी, उसने लगातार दिक्कतें बढ़ाई हैं, कम नहीं करी हैं, और इससे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की गवर्नेंस में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। कई बार ऐसा होता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है यूनिवर्सिटीज़ को फंड करती है
और सारी पावर गवर्नर के पास आती है, जबकि इनके पास कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। अगर शिक्षा का स्तर किसी राज्य में गिर रहा है लगातार, तो आप किसको जिम्मेदार बनाएंगे? आप बोलेंगे स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, आप ये नहीं बोलेंगे गवर्नर काम नहीं कर रहे। तो इससे एक डुअल अथॉरिटी सिस्टम बन जाता है कि जिम्मेदारी किसी की है, प्रॉब्लम कहीं और आ रही है। लगातार स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर्स के बीच में डिसएग्रीमेंट्स होती है। तो इससे होता ही है कि जो वीसी अपॉइंट होंगे, वाइस चांसलर जो होते हैं लगभग वही यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से रन करते हैं। तो वीसी अपॉइंटमेंट को लेकर अक्सर विवाद होता है कि कौन वाइस चांसलर बनेंगे। तो उससे पूरी यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको एक तरह से वो काम नहीं कर पाता, वहाँ पॉलिसी पैरालिसिस देखा जाता है। अब स्टाफ के अपॉइंटमेंट में इस चक्कर में डिले हो जाती है, प्रोजेक्ट जो कुछ इंप्लीमेंट हुए हैं, प्लान्स जो इंप्लीमेंट करने वो सब नहीं हो पाते। कई बार गवर्नर्स के पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं होती है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, और जो उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं होती हैं, जो काफ़ी दिक्कतें और खड़ी करती हैं। गवर्नर के ऑफिस ने लगातार जो यूनिवर्सिटीज़ का सिस्टम है उसको पॉलिटिक्स से बाहर रखने के बजाय उसको और पॉलिटिक्स में घेर लिया है। अलग अलग जो कमिटीज़ हैं उन्होंने बोला है कि इसमें ज़रूरत है कि हम इनको चेंज किया जाए इनके रोल में। राजा मन्नार कमेटी की हम बात करें तो उन्होंने, जो तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने इंस्टॉल किया था, उन्होंने कहा था कि ये जो फंक्शंस हैं वो उन्हें एडवाइस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट पे ही उपयोग करना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस इंटरप्रिटेशन को अपहेल्ड नहीं किया। सरकारी कमीशन ने भी बोला था कि गवर्नर का रोल जो है वो स्टैचुरी है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, और इसको स्टेट लॉज के हिसाब से डिफाइन करना चाहिए। गवर्नर को चीफ मिनिस्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए इन सभी मामलों में। और नेशनल कमीशन टू रिव्यू वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो 2000 में इंस्टीट्यूट की गई, उन्होंने भी बोला था कि पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी के लिए ज़रूरत है, और यहाँ ज़रूरत है कि जो चांसलर का फंक्शन है वो सपोर्टिव होना कि अथॉरिटेटिव हो। उनका काम होना चाहिए कि स्टेट की यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के एजुकेशन को और ज़्यादा ऑटोनमस बनाया जाए, ना कि उसमें और हस्तक्षेप किया जाए। पुंची कमीशन की रिपोर्ट भी आप देखोगे तो वहाँ भी बात की गई कि ऐसे रोल से हमें कम करना चाहिए गवर्नर का हस्तक्षेप, बल्कि गवर्नर को फोकस करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर, और इस तरह के चीज़ों से दूर हटना चाहिए। स्टेट को एकेडमिक्स और जो एक्सपर्ट्स हैं उनको अपॉइंट करना चाहिए चांसलर, ताकि एकेडमिक इंडिपेंडेंस बनी रहे और कोई कॉन्फ्लिक्ट खड़ा ना हो। तो ये सारी जो इनसाइट्स हैं अलग अलग कमीशंस के, चाहे पुंची कमीशन हो, सरकारी कमीशन हो, एआरसी हो, इन सब ने क्लियरली इसके खिलाफ बोला हुआ है। और बात की गई है कि आइडियल चांसलर मॉडल हमें अडॉप्ट करना चाहिए, जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस है कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो चांसलर एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो काफ़ी एमिनेंट पब्लिक फिगर है, जो कि एक सेरेमोनियल लीडरशिप एटलीस्ट प्रोवाइड कर सके, क्योंकि मेजर काम तो वीसी करते हैं। तो एटलीस्ट एक ऐसा व्यक्ति जिसके पब्लिक में इमेज ऐसी है, जो अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, तो वहाँ कर एक सेरेमोनियल लीडरशिप दे सकते हैं। वो कॉन्वोकेशन में आ सकते हैं, इंस्टीट्यूट के एम्बेसडर की तरह काम कर सकते हैं, लेकिन उनके पास कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं होगी। यानी वो कुछ कार्य नहीं करेंगे पर सेरेमोनियल लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे। एज एन एग्जाम्पल, यूके वगैरह में जो चांसलर है वहाँ पर यही मॉडल फॉलो किया जाता है, जहाँ जो चांसलर है वो सेरेमोनियल जो लीडर है वो है, बाकी मेजर काम तो एडमिनिस्ट्रेशन का वीसी के थ्रू होता है। तो हमें अपने स्टेट यूनिवर्सिटी लॉज को बदलाव करना पड़ेगा, वहाँ पर चांसलर को या गवर्नर को एज अ सेरेमोनियल चांसलर मॉडल हमें शुरू करना चाहिए, और उनकी जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो रिमूव कर देनी चाहिए, और उनको एज एक्ट करना चाहिए ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। गवर्नर के मामले में गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र ने कुछ इसी तरह की अप्रोचेस को अडॉप्ट किया। चीफ मिनिस्टर चांसलर मॉडल की बात भी की गई। सेरेमोनियल पोस्ट जो है वो अक्सर सूट नहीं करता। जैसे वेस्ट बंगाल की बात करें, उन लोगों ने पास किया बिल की, बट उनको प्रेसिडेंट से एसेंट नहीं मिला कि भाई हाँ ये अडॉप्ट हो जाएगा। तमिलनाडु ने 2022 में एक बिल पास किया जहाँ गवर्नमेंट फॉर चांसलर की बात की गई, इनको भी अभी तक राष्ट्रपति से एसेंट नहीं मिला है। स्टेट अपॉइंटेड चांसलर मॉडल की जब बात तेलंगाना में की गई तो उन्होंने एक सेरेमोनियल चांसलर को अपॉइंट भी किया। ऐसा ही बिल केरला में भी है, लेकिन वो भी अभी तक एसेंट नहीं मिला उसको प्रेसिडेंट का। जहाँ केरला के बिल में बात की गई कि एक एमिनेंट एकेडमिशियन या फिर एक पब्लिक फिगर को ही अपॉइंट करना चाहिए। चांसलर जो यूनिवर्सिटी बॉडी में इलेक्ट होने चाहिए, वो यूनिवर्सिटी बॉडीज को स्ट्रेंथन करने चाहिए। उनके अंदर एक सेरेमोनियल कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे ऑक्सफोर्ड या बाकी बड़ी यूनिवर्सिटीज एडिनबरा या कैम्ब्रिज में होता है। यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होती है वो अपॉइंट करती है, वो जब चांसलर अपॉइंट करती है, जैसे यूके में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में। तो इससे ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन भी इनका जो होता है वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी यूनिवर्सिटी में एक क्या किया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना लिया। वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल अपॉइंट करेगी कि भाई कौन हमारा चांसलर होगा, वो वोट करेगी उसके ऊपर। तो इस तरह ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, ना कि एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होने के अलावा। तो ऐसी चीज़ें की जा सकती हैं, और यही सबसे
एक बेहतर मॉडल हो सकता है, जहाँ या तो हम कुछ एक मॉडल ऐसा फॉलो करें या फिर स्टेट खुद चांसलर को अपॉइंट करे। ये भी एक स्टेप लिया जा सकता है, जो कि बेहतर डिस्टिंग्विश्ड एकेडमिशियंस हैं, पब्लिक फिगर्स, उनको अपॉइंट किया जाए, जो कि पंची कमीशन में भी रिकमेंड किया गया। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो लिए जा सकते हैं टू इंश्योर कि जो अलग अलग मॉडल्स हैं उनमें से कोई एक अडॉप्ट किया जाए और इंडिया का जो ये इशू है रिजॉल्व किया जाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को रिफॉर्म करें, ताकि जो हमारी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन अभी इतनी बुरी चल रही है स्टेट लेवल पे खास तौर पे, उसमें अकाउंटेबिलिटी और डेवलप हो, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम हो जाए, सेल्फ गवर्नेंस डेवलप हो और एकेडमिक फ्रीडम, डाइवर्सिटी और बेहतर लीडरशिप की जा सके। कई राज्यों ने रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट भी किए, कई राज्यों में डिलेज हो रही हैं, कई जगह प्रेसिडेंट का असेंट नहीं मिल रहा। तो ये डिस्पैरिटी जो है वो दिखाती है कि हमें ज़रूरत है कि हम अपने गवर्नमेंट्स को बिल्कुल इम्पार्शल तरीके से ट्रीट करें और ऐसे अप्रूवल नहीं रोकने चाहिए किसी भी हाल में। सेंटर को रिफॉर्म्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, यूनिवर्सिटी के गवर्नेंस जो मॉडल्स है गवर्नेंस के, और दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करें, ना कि लिमिटेड रहें। ये कोशिश लगातार होनी चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन स्टेप्स को फॉलो करना। ये था आर्टिकल अबाउट गवर्नर और उनका जो रोल होता है एज अ चांसलर, वो हमने डिस्कस किया। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो। आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप सुमित सर के चैनल सुमित रेवड़ी या फिर हमारा ओनली एज नथिंग एल्स चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको सारा कंटेंट इसका मिल जाएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW Only IAS एंड